सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के विषय में, और ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो आज आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 7 में आपको 2 क्लास मिलेगी। तो पहली क्लास आज मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, फिर दूसरी क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। दोस्तों, अब देखिए आवर्त सारणी क्या होती है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहला है मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी। सिर्फ इन्हीं दोनों के विषय में आपको पढ़ना है, गुण और दोष। तो खासकर मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है और इसमें दोष क्या क्या है, बस यही खाली पूछता ही है इसमें। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है वो विकल्पी में, उन सभी को मैंने अच्छे से यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है आप लोगों के लिए, ताकि बिल्कुल दिक्कत ना हो आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया, इसका रीजन है आप लोगों को पता है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्ट से आते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 के बाद ही दिया था आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन इसको मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया है। आपको पता है टोटल कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं, तो ये आपका 7वां चैप्टर है। और जितने महत्वपूर्ण चैप्टर थे उनको मैंने पहले पढ़ा दिया है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को अगर मैंने इसको पहले पढ़ा दिया होता तो शायद समझने में प्रॉब्लम होती इस चैप्टर को। तो ये सबसे लास्ट में मैंने रखा कि आप लोगों को जो आपका साइंस सब्जेक्ट है वो इजी लगे। तो आपने जब 6 चैप्टर तक पढ़ लिया है तो आपने देखा कि सारे चैप्टर आपको इजी लग रहे थे, तो अब 7वें चैप्टर को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा, ताकि आप लोगों की जो साइंस विषय की तैयारी है वो बेहतर हो पाए, और आप लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना रहे कि ये चैप्टर हमको नहीं समझ में आ रहा है, या इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है हमको, या ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्या सारे तत्वों को याद करना पड़ेगा, किस तरीके से इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इन सभी को देखते हुए ही मैंने इसको डिसाइड किया था कि मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी, ताकि आसानी से आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 भी समझ में आ जाए, और इस तरीके से आपका पूरा ये जो सिलेबस है ये खत्म हो जाए साइंस विषय का। तो चलिए हम अब आवर्त सारणी को स्टार्ट करते हैं। और पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो रसायन विज्ञान होता है इसमें परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि इनके बिना आप रसायन विज्ञान को यानी कि केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम परमाणु के विषय में पढ़ेंगे, और परमाणु की परिभाषा मैक्सिमम प्रशिक्षुओं को याद भी होगी कि पदार्थ का ऐसा अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य है, यानी कि परमाणु इतना छोटा होता है कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और पदार्थ के सभी गुण इसके अंदर भी विद्यमान होते हैं। परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोगों को परमाणु दिखेगा। तो परमाणु की जो संरचना है कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर आप देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूरज के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आप देखिए अलग अलग कक्षाओं में ये सब इलेक्ट्रॉन है, इन सबको आप देख सकते हैं। तो ये परमाणु की संरचना हो गई, इस तरीके से परमाणु होता है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्त सारणी में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें परमाणु पढ़ना है, फिर उसके बाद तत्व, फिर उसके बाद यौगिक, ताकि हमें रसायन विज्ञान अच्छे से समझ में आए। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो परमाणु होता है ये एक अविभाज्य इकाई है, यानी कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। और इसके नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे तत्व किसे कहते हैं।
या एलिमेंट किसे कहते हैं? तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, ये सब क्या है? तत्व हैं और इन्हें ही पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद हम यौगिक के विषय में पढ़ेंगे। यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो H2O यानी कि पानी का सूत्र है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है। तो तत्वों के योग से या तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, पानी आग को बुझाने का काम करती है, जबकि ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायता करती है, और हाइड्रोजन भी ज्वलनशील होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पानी है वो किस काम आता है? H2O। पानी पीने के काम में आता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जितने भी काम होते हैं, कपड़े धुलने, बहुत सारी चीजें होती हैं, नहाने धोने, सब में किसका काम आता है? पानी का काम आता है। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी होती है, यानी कि अगर किसी चीज को जलाना है हमें, तो वहां ऑक्सीजन गैस जरूर होनी चाहिए, तभी वह वस्तु जल पाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वह वस्तु नहीं जल पाएगी। और हाइड्रोजन भी क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। ये सब क्या करती हैं? आग को बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन भी, और ऑक्सीजन के बिना तो आग जल ही नहीं सकती। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन का गुण और हाइड्रोजन का गुण कितना अलग अलग है, लेकिन जब इन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो क्या बन गया? H2O, पानी, और जो कि आग को बुझाने का काम करता है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि जिन तत्वों को मिला करके हम कोई यौगिक बना रहे हैं, जो तत्वों के गुण हैं वही फिर उस यौगिक में भी आए। आपने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं? जलने में सहायता, जबकि जो H2O है पानी, वो क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो इस तरीके से यौगिक भी आपको समझ में आ गया। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम परमाणु भार के बारे में जानेंगे। परमाणु भार किसे कहते हैं? तो किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है। अब इसके बाद परमाणु क्रमांक भी हम देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही प्रोटॉन ही क्या होते हैं? उस तत्व का परमाणु क्रमांक होते हैं। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो इसके परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके से। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने परमाणु क्रमांक देख लिया, परमाणु भार देख लिया, परमाणु देख लिया, तत्व देख लिया, और यौगिक किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, मेंडलीव ने अपना नियम कब दिया था आप ये याद रखिए, और इसको डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है ये लास्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सभी चैप्टर्स को आप लोगों ने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आपको पता है कि साइंस विषय में आपको नंबर लाना बहुत जरूरी है। 25 नंबर का पेपर होता है, तो आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। और जितने भी इजी चैप्टर थे जो आसानी से आपको याद हो सकते हैं, उन सभी को मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये चैप्टर भी बहुत आसान है, बस कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और इसमें भी आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ लेते हैं, और इसमें क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, विशेषताएं। विशेषताओं को ही हम गुण कहते हैं। तो अगर एग्जाम में मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता पूछता है या गुण पूछता है, तो वही आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया था और इनके नियम में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था 1869 में, 1869 में दिया था। और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, ये किसके आवर्ती फलन होते हैं या किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? तो किसके होते हैं? परमाणु भार के। और परमाणु भार कहाँ होता है? ये मान लीजिए कोई तत्व है X, इसका परमाणु क्रमांक इसके नीचे लिखते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो यहाँ लिखेंगे, और इसका परमाणु भार यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। मान लीजिए अगर 8 है तो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ऊपर होगा वो क्या होगा? परमाणु भार होगा, नीचे जो होगा वो परमाणु क्रमांक होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा आप लोगों को। मान लीजिए परमाणु क्रमांक A है इस तत्व का और परमाणु भार B है। ये X कोई तत्व है तो परमाणु भार ऊपर होता है और जो परमाणु क्रमांक होता है वो नीचे होता है। तो भार कहाँ होता है? किसी के भी सर पर या ऊपर ही तो होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, भार हमेशा ऊपर होता है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में भी, आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि भार कहाँ होता है? ऊपर होता है, सर पर होता है। तो इस तरीके से जो परमाणु भार होता है वो ऊपर होता है, परमाणु क्रमांक कहाँ होता है? नीचे होता है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इन्होंने कहा कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, तत्व कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके अलावा हाइड्रोजन, जितने भी तत्व हैं सभी की बात हो रही है यहाँ पर। तो सभी तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जो ऊपर होता है भार, इसके आवर्ती फलन होते हैं। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें परमाणु क्रमांक को माना गया है आवर्ती फलन। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, एग्जाम में अगर पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तो परमाणु भार, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो परमाणु क्रमांक। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मेंडलीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में परमाणु भार ही होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, अर्थात आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है तो समान गुणों वाले तत्वों में एक प्रकार की आवृत्ति मिल जाती है तथा कुछ विशिष्ट गुणों की समय समय पर पुनरावृत्ति मिल जाती है तथा कुछ विशिष्ट गुणों की समय समय पर पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपरोक्त नियम के पहले तत्वों के वर्गीकरण के लिए प्रतिपादित मुख्य नियम निम्नवत हैं। दोस्तों जो मेंडलीव ने अपना नियम दिया था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, उस नियम के पहले भी 2 लोगों ने नियम दिया था, डोबर्नियर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। एग्जाम में पूछेगा कि अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? आवर्त का अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। और त्रिक नियम किसने दिया था? डोबनियर ने दिया था। लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको जरूर याद रखना है, 1 नंबर में पूछ सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में या अतिलघुत्री में भी पूछ सकता है। तो अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। अब चलिए देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं और गुण कौन कौन से हैं, और फिर इसके बाद दोषों की भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि एक ही समूह के जितने भी तत्व होंगे, ए बी सी डी जितने भी होंगे, सब क्या होंगे? एक समान होंगे। इसके बाद देखिए, तत्व का परमाणु भार उनका मौलिक गुण है। प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर ऋण विद्युत संयोजकता कम होती जाती है। सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार उसके गुणों को बताया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से इन्होंने सारणी बनाई कि जिन भी तत्व को उन्होंने जिस भी वर्ग में या आवर्त में रखा है, उस वर्ग और आवर्त को देखकर हम समझ सकते हैं कि इस तत्व के कौन कौन से गुण होंगे। इसके बाद देखिए, इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। ये आपको जरूर याद रखना है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 8 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में भी आपको आवर्त और वर्ग याद रखने हैं, लेकिन इससे पहले आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी आपको वर्ग और आवर्त याद रखने हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जितने भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं सभी को आसानी से समझा करके मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसमें कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। आवर्त इस तरीके से क्षैतिज रूप में बने होते हैं, क्षैतिज रूप में,
और जो समूह होते हैं वो इस तरीके से ऊपर से नीचे आने को हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, जो खड़ी पाई होगी। और जो क्षैतिज होगी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आवर्त कहेंगे। तो इस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी को आप देख भी सकते हैं, किस तरीके से है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ इस तरीके से आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी दिखेगी, जिसमें क्षैतिज रूप से ये आवर्त होते हैं। तो कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं इस तरीके से। और जो वर्ग हैं वो 8 होते हैं इस तरीके से, ऊपर से नीचे वर्ग होते हैं और क्षैतिज रेखा में आवर्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार उसके गुणों को बताया जा सकता है। जैसे कि किसी समूह के किसी तत्व के गुण उस समूह में उस तत्व के ऊपर और नीचे से तत्वों के औसत गुण होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन वर्ग की, इसमें आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से ये सभी तत्व क्या हैं, ये सभी तत्व एक दूसरे से इनकी जो विशेषताएं हैं वो काफी हद तक मिलती हैं। तो इस तरीके के तत्वों को एक साथ वर्ग में रखा गया, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से क्षारीय मृदा धातुओं को या क्षारीय धातुओं को इस तरीके से वर्ग में अलग अलग रखा गया है, ताकि आसानी से याद करने में क्या हो, सरलता हो, और चीजें जल्दी से समझ में भी आ जाए, किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमें रटना पड़ रहा है चीजों को। फिर देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ और गुण हैं। पहला है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में यह सहायक है। यानी कि अगर किसी तत्व का हमें परमाणु भार ज्ञात करना है तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये हमें मदद करती है। इसके अलावा नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी क्या है, ये सहायक है। इसके अलावा तत्वों के गुणों के अध्ययन में भी इसमें सुविधा मिलती है। अब ये तो हो गई गुण की बात। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष क्या क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का स्थान, सबसे पहला दोष क्या है, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान देखिए, हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रखा गया है, जबकि इसके गुण हैलोजनों से मिलते हैं। हैलोजन में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो हाइड्रोजन है इसको किसके साथ रख दिया गया है, क्षारीय धातु के साथ रख दिया गया है, जबकि इसके गुण किससे मिलते हैं, हैलोजनों से मिलते हैं। हैलोजन में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं। तो यह एक दोष हो गया। इसके बाद देखिए, असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया है। क्षार धातुओं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि तथा सिक्का धातुओं जैसे कि Cu, Ag, Au यानी कि सोना, चांदी, कॉपर के गुण काफी अलग अलग होते हैं, फिर भी इनको आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में रखा गया है। इसके बाद देखिए, समान तत्वों को अलग अलग रखना, जैसे कि कुछ तत्व हैं पारा, कॉपर, सिल्वर, थैलियम, बोरियम तथा लेड के गुणों में समानता होते हुए भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। यानी कि ऐसे तत्व जो समान गुण रखते हैं, समान भौतिक और रासायनिक गुण रखते हैं, उन्हें भी क्या किया गया है, अलग अलग जगह रख दिया गया है आवर्त सारणी में। और यह भी क्या है, एक दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। इसके बाद देखिए, दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान, 14 दुर्लभ मृदा तत्वों को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है। यह भी क्या है, एक दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। अब इसके बाद देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार संक्रमण तत्व कितने हैं, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो चौथे, पांचवें तथा छठे आवर्त में वर्ग 8 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 संक्रमण तत्व हैं। देखिए यहाँ पर चौथे आवर्त में FeCO और Ni यानी कि निकिल, फिर पांचवें आवर्त में Ru, RH, Pd, और फिर इसके बाद छठे आवर्त में ऑस्मियम, OS, यहाँ पर देखिए IR, और फिर यहाँ पर Pt। तो इस तरीके से इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्व हैं। दोस्तों यहाँ पर आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, आज आप लोगों ने सीखा कि परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी किसे कहते हैं, और मेंडलीव की आवर्त सारणी उन्होंने कब बनाई थी, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या क्या हैं, दोष क्या क्या हैं। और इस तरीके से आप लोगों ने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा। अब हम कल की वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को कल की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास मैंने पूरा पढ़ा लिखा करके खत्म कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने नोट्स बनवाए हैं। सेकेंड पेपर आप लोगों का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लासेस ली हैं उन्हें पता है।
आप लोग जा करके नोट्स बनाइए, वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए, सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप यानी कि टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के नीचे आप जा करके लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप लोगों का साइंस खत्म हो जा रहा है कल की वीडियो में, और फिर हम कंटिन्यू आपका इंग्लिश विषय चलाएंगे। और आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर आप मान के चलिए कल तीनों तीनों ही दिनों समझिए अब आप खत्म हो चुका। इसके बाद आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय प्रियंका मैम टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ा रही हैं, तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट समझिए आप खत्म हो चुके पढ़ा लिखा करके और नोट्स बनवा करके। ठीक है, तो आप इन 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों। इसके अलावा आपका इंग्लिश, मैथ, अब इसकी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। और फिर इसके बाद आप लोगों का जो शांति शिक्षा है वो प्रियंका मैम पढ़ा रही है टारगेट टीचर जॉब चैनल पर, तो जिन भी प्रशिक्षुओं को शांति शिक्षा पढ़नी है आप लोग वहां पर पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपके आठों के आठों सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। 5 सब्जेक्ट खत्म भी हो गए, अब केवल और केवल 3 बचे। तो इस तरीके से, और वो तीनों भी कंटिन्यू ही चल रहे हैं, मैथ की क्लास चल रही है वो भी आपको रेगुलर मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग के सारे सब्जेक्ट टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल आसानी से पूरा करा दे रहा है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप सभी विषयों के अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की नोट्स ही नहीं बनवाते हैं, हर विषय की क्लासेस ही नहीं लेते हैं, बल्कि आपको पता है पवन सीरीज, राजन सीरीज सभी को पूरा सॉल्व करवाते हैं हम। सभी के बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करवाते हैं। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते हैं, मॉडल पेपर भी आप लोगों को देते हैं। तो दोस्तों जो भी प्रशिक्षु हमारे चैनल से तैयारी करते हैं उनकी संपूर्ण तैयारी हो जाती है, और इसी का नतीजा है कि आप लोगों के जो नंबर है 95%, 96%, 98% तक जाते हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे हमारे चैनल से जुड़ करके ऐसे ही, तो आपके मार्क्स भी ऐसे ही जाएंगे। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए, और आपकी तैयारी एग्जाम से पहले हम सभी विषयों की बहुत अच्छे से एक बार फिर से करा देंगे। तो बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों प्लीज आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।